मैं मसूम हैदर। आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ यूबीक्यूटिन प्रोटियोसोम सिस्टम। ये सिस्टम क्या होता है कि सेल के अंदर जब भी प्रोटीन की डिग्रेडेशन होती है, डिग्रेडेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। अब सेल के अंदर लेट्स सपोज कोई भी सेल ले लें, इतनी सारी प्रोटीन्स पड़ी होंगी। अब हर प्रोटीन हर टाइम डिग्रेड तो नहीं होती, कुछ प्रोटीन जल्दी डिग्रेड हो जाती हैं, कुछ लेट डिग्रेड होती हैं। तो अब प्रोटीन जो डिग्रेडेशन के लिए इन्वॉल्व होनी है, जिसकी डिग्रेडेशन होनी है, वो सिलेक्ट कैसे होगी? ये सिस्टम सिलेक्ट करता है वो प्रोटीन जिसने डिग्रेडेशन के प्रोसेस के अंदर एंटर होना होता है। तो अब लेट्स सपोज ये सेल है, इसके अंदर डिफरेंट तरह की प्रोटीन है। लेट्स सपोज मैंने आपको दिखाएंगे ए बी सी प्रोटीन पड़ी है। अब लेट्स सपोज बी की डिग्रेडेशन होनी है इस टाइम पे, ए और सी की डिग्रेडेशन नहीं होनी। तो ये सिलेक्ट कैसे होगी बी? ये सिलेक्ट करते हैं यूबीक्यूटिन प्रोटियोसोम सिस्टम, क्योंकि एक टाइम पे एक स्पेसिफिक प्रोटीन ही डिग्रेडेशन होती है। तो इसलिए ये सिस्टम क्या है? स्पेसिफिक सिस्टम है फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ द प्रोटीन। अब ये सिलेक्ट प्रोटीन को करता कैसे? होता ये कि साइटोसोल के अंदर ये सिस्टम पड़ा होता है। कोई भी प्रोटीन है, लेट्स सपोज ये जो मैंने पर्पल कलर से दिखाई है कोई प्रोटीन है, इसने डिग्रेडेशन इसकी होनी है। तो अब होगा क्या? साइटोसोल के अंदर ग्लोबुलर प्रोटीन्स पड़ी होती हैं छोटी छोटी। ये प्रोटीन असल में एंजाइम नहीं होते, नॉन एंजाइमेटिक होती हैं, और मेनली किन सेल्स में होती हैं? ये यूकैरियोटिक सेल्स में होती हैं। ये प्रोटीन्स करती क्या है? जिस प्रोटीन ने डिग्रेड होना होता है ना, उसके साथ जाके बाइंड कर जाती हैं और एक छोटी सी चेन बना देती हैं। ये चेन क्या कर देती है? इस प्रोटीन जिसने डिग्रेड होना है इसको लेबल कर देती हैं या टैग कर देती हैं। जब ये प्रोटीन लेबल हो गई, अब सेल क्या करेगा? अपने एंजाइम के थ्रू इस प्रोटीन की करवा देगा डिग्रेडेशन। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मैकेनिज्म ये किस तरीके से जिस प्रोटीन की डिग्रेडेशन होनी है उसके साथ कैसे बाइंड करती है और फिर किस तरीके से उसको लेबल करती है। इसका डिस्कस कर लेते हैं मैकेनिज्म। अब होता क्या है, लेट्स सपोज ये सेल है सारा, इसके अंदर ये जो ब्लैक कलर की दिखाई गई है ये प्रोटीन है जिसकी डिग्रेडेशन होनी है। तो अब होगा क्या कि मैंने अभी आपको बताया कि जिस प्रोटीन की डिग्रेडेशन होनी होती है, यूबीक्यूटिन क्या करती है? उसके साथ जाके बाइंड करती है। ये बाइंडिंग होती कैसे? ये पर्पल कलर की यूबीक्यूटिन दिखाई गई है। असल में यूबीक्यूटिन क्या होती है? प्रोटीन है, तो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। इसके अंदर डिफरेंट तरह के अमीनो एसिड होते हैं। इसके दो टर्मिनल होते हैं, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल, जैसे किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन के होते हैं। तो जो यूबीक्यूटिन है ना, इसकी पॉलीपेप्टाइड चेन की अगर बात करें तो इसके एन और टी सी टर्मिनल होते हैं ना, इनमें से सी टर्मिनल जो होता है वहाँ पे अमीनो एसिड पाया जाता है ग्लाइसिन। जबकि जिस प्रोटीन की डिग्रेडेशन होनी होती है ना, उसका अमीनो एसिड होता है लाइसिन। तो ये ग्लाइसिन और लाइसिन आपस में क्या कर लेते हैं? ये बांड बना लेते हैं, पेप्टाइड बांड। तो अब पेप्टाइड बांड के थ्रू ये यूबीक्यूटिन डिग्रेडेड प्रोटीन जो है जिसकी डिग्रेडेशन होनी है उसके साथ जुड़ रही है। तो इसको जुड़ने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। और जिस बांड के थ्रू जुड़ रहे हैं उसको कहते हैं आइसोपेप्टाइड बांड। और ये फिनोमेना जिसमें यूबीक्यूटिन जिस प्रोटीन की डिग्रेडेशन होनी है उसके साथ जाके बाइंड हो रही है, इसको कहते हैं यूबीक्यूटिनेशन। यूबीक्यूटिनेशन, इसको कहते हैं यूबीक्यूटिनेशन। अब ये यूबीक्यूटिनेशन यानी कि सिंपली यूबीक्यूटिन जाके प्रोटीन के साथ बाइंड कर रहे हैं। ये जैसे बाइंडिंग हुई, आइसोपेप्टाइड बांड बना गया, इतना इजी नहीं होता। असल में ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, 3-4 स्टेप होते हैं इसके, और इसके लिए हर स्टेप के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम यूज़ होता है। और इन एंजाइम को लेबल किया जाता है E1, E2, E3, इस तरह एंजाइम होते हैं। और जो एंजाइम है ना, ये तीनों स्टेप होते हैं। जो इन तीनों स्टेप में जो एंजाइम यूज़ होते हैं ये ATP यूज़ करते हैं, एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन है। पहले क्या होता है? यूबीक्यूटिन जो होती है खुद भी इनएक्टिव होती है। होना क्या होता है? यूबीक्यूटिन ने अगर बाइंड करना प्रोटीन से, तो इससे पहले इसकी खुद एक्टिवेशन होनी चाहिए। तो एक एंजाइम होता है E1, ये इसके साथ बाइंड करता है और इसको क्या करवा देता है? एक्टिव करवा देता है। और इस एक्टिवेशन के दौरान क्या करता है? ATP को ADP में कन्वर्ट करता है, यानी कि इस एक्टिवेशन के दौरान एनर्जी यूज़ हुई। फिर क्या होता है? जब ये यूबीक्यूटिन एक्टिव हो गई, ये मैंने लिखा हुआ एक्टिव यूबीक्यूटिन, अब क्या करेगी? E1 जो एंजाइम था इसको हैंड ओवर सिंपली कर देता है किसके पास? यूबीक्यूटिन एंजाइम E2 के पास। अब यूबीक्यूटिन जो जब E1 आया था ना, तो ये इसने सिर्फ इसको एक्टिवेट किया था, इसके साथ बाइंड नहीं किया था। सिंपली इसको एक्टिव करके हैंड ओवर कर दिया था एंजाइम E2 के पास। लेकिन एंजाइम E2 की क्या करैक्टर है कि ये यूबीक्यूटिन के साथ बाइंड करके एक कम्प्लेक्स बना देता है जिसको कहते हैं यूबीक्यूटिन E2 कम्प्लेक्स। क्योंकि ये कम्प्लेक्स बना रहा है इसलिए इस एंजाइम का नाम होता है कॉन्जुगेटिंग एंजाइम। कॉन्जुगेटिंग एंजाइम। अब क्या होगा कि जब ये यूबीक्यूटिन E2 कम्प्लेक्स बन गया है, अब एक और एंजाइम आएगा, उसका नाम होता है एंजाइम E3। अब इसी तरह जैसे पहले स्टेप में एनर्जी यूज़ हुई थी, इसमें भी ATP यूज़ होगी, और थर्ड रिएक्शन है इसमें भी ATP यूज़ होगी। एंजाइम E3 क्या करता है? ये पूरा कम्प्लेक्स जो पड़ा था जिसमें यूबीक्यूटिन और E2 बाइंड थे, इसमें से यूबीक्यूटिन को अलग करवा देता है और ला के जिस प्रोटीन की डिग्रेडेशन होनी थी उसके साथ बाइंड करवा देता है। तो बेसिक बाइंडिंग कौन करवा रहा है? E3। इसी वजह से क्या होता है? E3 का लेवल जो होता है E2 और E1 से क्या होता है? ज़्यादा होता है। अब ये एक यूबीक्यूटिन बाइंड हो गई, इसके बाद क्या होगा? बारी बारी दूसरी यूबीक्यूटिन आएंगी और इस तरह एक छोटी सी चेन बन जाएगी। तकरीबन 4 रेजिड्यूज होते हैं यूबीक्यूटिन के। अब 4 रेजिड्यूज जुड़ गए तो इसको कहते हैं पॉली यूबीक्यूटिन चेन।
जब ये चेन बन जाएगी तो अब सेल क्या करेगा, सेल को पता चल जाएगा कि इस प्रोटीन की होनी है डिग्रेडेशन। ये एक बड़ा सारा एंजाइम कम्प्लेक्स, मैक्रोमोलिकुलर एंजाइम कम्प्लेक्स बैरल शेप में होता है, इसको कहते हैं प्रोटियासोम। प्रोटियासोम इसको भेजता है, ये आके क्या करता है, इस प्रोटीन पे एक्ट करता है और क्या करवाता है, इस यूबीक्यूटिन को अलग कर देता है और प्रोटीन को छोटे पार्ट्स में, सिंपल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। प्रोटीन के छोटे छोटे पार्ट्स हो जाते हैं, ये यूबीक्यूटिन की चेन हो गई अलग और प्रोटीन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में चेंज हो गए। अब इन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स पे इस फिनोमेना में जिसमें यूबीक्यूटिन अलग हो गई है, इसको कहते हैं डी यूबीक्यूटिनेशन। और ये कौन करता है, एंजाइम प्रोटियासोम करता है, ये आपने याद रखना है। प्रोटियासोम क्या करता है, डी यूबीक्यूटिनेशन करता है। और ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट पड़े थे, इन पे अब फर्दर एक्ट करेगा साइटोसोलिक प्रोटीएजेस, इन पे फर्दर एक्ट करेंगे प्रोटीएजेस और इनको ब्रेक डाउन कर देंगे अमाइनो एसिड्स में, और ये जो अमाइनो एसिड हैं ये फिर अमाइनो एसिड पूल का पार्ट बन जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिग्नल कौन सा ऐसा आता है, यूबीक्यूटिन को कैसे पता चलता है कि ये सेल के अंदर प्रोटीन जो पड़ी है अब इसको डिग्रेड कर देना चाहिए। तो इसके लिए आपने दो रिलेशन याद रखने। पहली बात, स्टेबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाफ लाइफ। कोई भी प्रोटीन है जितना उसका स्ट्रक्चर स्टेबल होगा ना, उसकी हाफ लाइफ होगी ज़्यादा, इसका मतलब वो जल्दी डिग्रेड नहीं होगी। और दूसरी बात, स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबल अमाइनो एसिड। उसके एन एंड पे अगर एन टर्मिनल पे स्टेबल अमाइनो एसिड मौजूद होंगे तो वो क्या होगी, स्टेबल ज़्यादा होगी। इसका मतलब सिंपली हम कह सकते हैं अगर कोई भी प्रोटीन है उसके एन टर्मिनल के ऊपर क्या है, टर्मिनल रूल हमारे पास क्या बन गया, कोई भी प्रोटीन है जिसके एन टर्मिनल पे अगर स्टेबल अमाइनो एसिड है ना तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्टेबल। और जब उसका स्ट्रक्चर स्टेबल होगा, मैंने अभी आपको बताया, तो उसकी हाफ लाइफ क्या होगी, ज़्यादा होगी, वो क्या होगी, डिग्रेड नहीं होगी। तो ये फिनोमेना के स्टेबिलिटी जो है स्ट्रक्चर की प्रोटीन की, उसकी हाफ लाइफ पे अफेक्ट कर, ये फिनोमेना जिसमें हम ये कहते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर उसकी हाफ लाइफ पे अफेक्ट करती है, इसको कहते हैं एन एंड रूल। सिंपली मैंने अभी आपको रूल बता दिया। रूल क्या है कि अगर प्रोटीन के, ऐसी प्रोटीन है जिसके एन टर्मिनल पे डिस्टेबलाइजिंग अमाइनो एसिड होंगे, कौन कौन से, जैसे कि प्रोलीन, उसके अलावा क्या हो सकता है, कोई भी पोस्ट ट्रांसलेशनली मॉडिफाइड अमाइनो एसिड, ट्रांसलेशनली मॉडिफाइड, जैसे कैसे, मसलन एलानीन होती है ना, तो इसकी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन हो जाती है, ये किस में चेंज हो जाती है, एसिटाइलेटेड, इसकी एसिटाइलेशन होती है और ये चेंज हो जाती है एसिटाइलेटेड एलानीन में। अब एसिटाइलेटेड एलानीन में ये चेंज हो गई, एसिटाइलेटेड एलानीन है, या इसके अलावा अदर कोई भी अमाइनो एसिड है, फॉर एग्जांपल PEST। अब इसमें सिर्फ आपने ई को भूल जाना है, P फॉर प्रोलीन, S फॉर सेरीन और T फॉर थ्रियोनीन। अगर ये अमाइनो एसिड एन टर्मिनल पे होंगे तो उस प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डिस्टेबलाइज। और जब डिस्टेबलाइज होगा तो मैंने भी आपको बताया कि उसकी हाफ लाइफ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर हाफ लाइफ कम होगी तो वो जल्दी डिग्रेड हो जाएगी। इसका मतलब जब हाफ लाइफ कम होगी तो जो एंजाइम E3 है ये आसानी से यूबीक्यूटिन को उस प्रोटीन के साथ अटैच करवा सकेगा और उस अल्टीमेटली उसकी डिग्रेडेशन हो जाएगी ज़्यादा। तो ये था सारा यूबीक्यूटिन प्रोटियोसोम सिस्टम, जिसमें मैंने आपको एन एंड रूल भी बता दिया। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।